क्लास 9th के 1-5 और 10th के 5 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये एक समराइज सीरीज़ है। इसमें इन चैप्टर की सीरीज़ सिंपल भाषा में समराइज करके इनको पढ़ेंगे। चलो चलते हैं, इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब जो गवर्नमेंट जो सरकार है उसका एक रूप है डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि ये एक वाइडली पार्टिसाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड, ये संसार के चारों तरफ बहुत से लोगों ने अपना रखी है। इट इज़ ए करेक्टरिस्टाइड बाय द सर्वल की फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसके जो फीचर्स हैं वो इसे अलग गवर्नमेंट से अलग बनाती हैं। अलग अलग फॉर्म है जो गवर्नमेंट की, जैसे डिक्टेटरशिप है, अलग अलग फॉर्म है, उनसे अलग बनाती हैं। इन दिस चैप्टर द फोकस इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो लोकतांत्रिक सरकार है और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है उनके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके चैप्टर में ये पढ़ेंगे। एडिशनली द चैप्टर एक्सप्लोर द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड इट्स मिनिमल फीचर। और हम देखो, हम छोटी छोटी भाषाएं लेकर सिर्फ डेफिनेशन लेकर चलते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हम एक ब्रॉडर कंसेप्ट भी पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार की डेमोक्रेसी की फीचर्स हैं। चलो चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे क्या है। डेमोक्रेसी क्या है, ये जो सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ किसके द्वारा सिलेक्ट की जाए, लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ गवर्नमेंट बनी उसे डेमोक्रेसी कहा गया है। यह डेफिनेशन हेल्प करती है हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक से अलग करने में, कि किस प्रकार से इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पावर टू गवर्न इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न। मतलब इसमें क्या है कि जो लोगों की सहमति मंजूरी है, कंसेंट है, उसके तौर पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते, इन्हें गवर्न करने की पावर मिलती है लोगों के द्वारा। हाउएवर दिस डेफिनेशन अलो इज नॉट सफिशिएंट। हालांकि ये डेफिनेशन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, एज मैनी गवर्नमेंट क्लेम टू डेमोक्रेटिक एवन इफ दे डू नॉट फुली टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। कुछ लोग, कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रही हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का नाम लेती हैं लेकिन वे उनके प्रोसेस अलग है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू केयरफुली एनालाइज द अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम दिस मेयरली प्रिटेंड टू डेमोक्रेटिक। मतलब ये क्या है कि हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी, क्या उसकी विशेषता होगी, क्या चीज़ उसे अलग बनाती है। सिर्फ डेमोक्रेटिक कहने से ही कोई डेमोक्रेट नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे चल पढ़ते हैं क्या कहा गया है। अब बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी की। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। मतलब जो बड़े बड़े डिसीजन हैं वो लीडर जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। जो रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये क्या है, ये लोगों का ही शासन कहा जाता है। इन डेमोक्रेसी द लीडर वो मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन आर चूज थ्रू द फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और जो डिसीजन लेते हैं वो फ्री होते हैं, फेयर इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं। द डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड व्यक्ति हैं वही पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। मतलब क्या है कि एक फेयर और फ्री साफ सुथरा कंपटीशन होना चाहिए। कोई अमीरी गरीबी कुछ नहीं, स्पष्ट कंपटीशन देखने को मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी ऑफर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू चूज बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। अलग अलग जो पॉलिटिकल एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी, बीजेपी, तो अलग अलग जो पार्टीज़ हैं हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव हमारे पास, और हम अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं हम किसको लेना चाहते हैं। पीपल हैव टू फ्रीडम टू वोट। लोगों को आज़ादी है कि वो किसको वोट करेगा फॉर द कैंडिडेट और पार्टी ऑफ देयर चॉइस। वो किसको चॉइस करना चाहते
आता है वो पूरी तरह से फेयर है, एंड देयर इज ए फेयर चांस ऑफ द करंट रूल्स और टू बी रिप्लेस्ड बाय द मेजॉरिटी विशेष जो लोग है, अगर लोगों ने को चुना है और वो गलत तरीके से रूल करता है तो लोग अपनी इच्छा से उसे हटाने में भी समर्थ हैं। इसे हम डेमोक्रेटिक का ब्रॉडर कंसेप्ट नहीं लेकिन एक संक्षिप्त कंसेप्ट कह सकते हैं। अब देख सकते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू होती है। एवरी एडल्ट सिटीजन ए डेमोक्रेसी हैज़ द राइट टू वोट, प्रत्येक जो एडल्ट सिटीजन है जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट देने में समर्थ है। एंड ईच वोट होल्ड इक्वल वैल्यू, और उसके प्रत्येक वोट की इक्वल वैल्यू होगी रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस, चाहे उसकी कुछ भी सोशल स्टेटस हो, वेल्थ हो या अदर फैक्टर। ईच पर्सन वॉइस एंड वोट कैरी सेम वेट, उसका प्रत्येक का वोट सेम वोट होगा अदर के बराबर। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, द लिमिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन लिबर्टीज। मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें लॉ और सिटीजन की लिबर्टीज़ का ध्यान रखा जाता है, सम्मान किया जाता है। एवरी सिग्निफिकेंट डिसीजन मस्ट अंडरगो टू सीरियस कंसल्टेशन, मतलब क्या है कि प्रत्येक का जो महत्वपूर्ण डिसीजन है उसको कंसल्ट में लाया जाता है, उसको ध्यान में लाया जाता है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड सर्टेन गारंटी फॉर मिनॉरिटीज़, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट है वो समर्थन करती है, सपोर्ट करती है और बनाए रखती है मिनॉरिटीज़ के जो भी अधिकार हैं उनको। द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लॉ डिज़ाइन सर्टेन राइट और रिस्पॉन्सिबल टू एवरी ऑफिस होल्डर, और प्रत्येक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उनकी डिग्निटी और उनके राइट्स को बनाए रखा जाए। ईच इलेक्टेड ऑफिशियल इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली इलेक्टोरल बट आल्सो द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, मतलब कोई भी जो इलेक्टेड ऑफिशियल है वो अकाउंटेबल होता है, जवाबदेही होता है, ना सिर्फ इलेक्टोरेट के लिए बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र इलेक्शन करवाया जा रहा है उसकी तरफ भी उसकी जवाबदेही होती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी पेयर टू इलेक्शन एज पॉपुलर गवर्नमेंट एंड लीडर टू एंड डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या है कोई जो पॉपुलर गवर्नमेंट है जैसे आज के टाइम पे बीजेपी है तो वो अंडर एंड डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक हो सकती है। मतलब क्या है कि वो डिसीज़न ले सकती है बिना कुछ लोगों के कंसल्ट किए, तो ऐसे डिसीज़न ले सकती है। वो अनडेमोक्रेटिक चल सकती है और वो तानाशाही भी बन सकती है। अगर उसकी बार बार गवर्नमेंट आती है तो उन सरकार की, तो वो अपने आप को तानाशाही के रूप में स्थापित कर सकती है, वो लोगों की वोट के पावर भी छीन सकती है। द राइट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी सेफ गार्डेड बाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्स द फॉलोड, इसलिए हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए तो जो हमारे क्या करे, हमारे इंडिविजुअल राइट को सुरक्षित रखे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डेमोक्रेटिक का मेन मकसद ये भी है। दिस 4 फीचर कलेक्टली डिफाइन डेमोक्रेसी एज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये जो 4 फीचर है वो कलेक्टली डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है किस प्रकार का लिया जाएगा। और डेमोक्रेटिक शासन में जहाँ इलेक्टेड लीडर एंड फेयर इलेक्शन एंड मेक डिसीजन विद द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, और इसमें लोगों के राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है, लेकिन इसमें आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट भी हैं और इसके फेवर में भी। सबसे पहले हम इसके जो आर्गूमेंट अगेंस्ट में किए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रिक्वेंट चेंज होता है लीडरशिप में, इससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। लैक ऑफ मोरलिटी, डेमोक्रेसी में देखा गया है कि जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले विद ए रिगार्ड फॉर मोरलिटी, इसमें ये सब चीज़ें देखी गई है कि डेमोक्रेसी को एज सीन एज ए सिस्टम ड्राइव पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले रिगार्ड फॉर मोरलिटी देखी गई है। उनमें कंपटीशन की भावना तो होती है लेकिन साथ ही वे अपने अब डिले क्या है, द नीड टू कंसल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ए डेमोक्रेसी लेड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेना हो तो इसमें कंसल्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है जिसके कारण देरी हो जाती है। और अब आगे समझते हैं हम इसके बैड डिसीज़न। क्रिटिक्स क्लेम करते हैं कि जो इलेक्टेड लीडर हैं
वो हमेशा सही डिसीजन नहीं लेते लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। करप्शन डेमोक्रेसी को क्या माना जाता है, अक्यूज्ड किया जाता है, आरोपी माना जाता है कि इसने करप्शन को बढ़ावा दिया है और इसने इलेक्शन के कॉम्पिटिटिव नेचर में इसने अहम योगदान दिया है। इसका इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल मतलब क्या है, लोग अयोग्य हैं, पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं कि वो जो लोग सामान्य जो पीपल हैं वे नॉट पास द नॉलेज टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, नॉट डिसीजन मेकिंग पावर, वो अच्छी तरीके से अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर पाते, लोग नहीं जानते इसकी चीज़ के बारे में इतना। तो रिस्पॉन्सिवनेस डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पोंडिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्सिवनेस माना गया है लोगों के लिए। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी प्रमोट कंसल्टेशन एंड डिस्कशन लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग अवॉइडिंग रेस एंड इरिस्पॉन्सिबल चॉइस। तो इसकी तरफ ये भी देखा गया है कि डेमोक्रेसी ने क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दिया है उन कंसल्टेशन करने से, और जिसमें इरिस्पॉन्सिबल और को हम जो अवॉइड कर देते हैं, जो गलत डिसीजन ले जाएंगे, अगर कंसल्ट किया जाएगा तो अच्छे डिसीजन बनकर आएंगे सामने। Resolving conflict democracy provide a peaceful means of resolving difference and conflict in David's society। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट को पैदा किया है और जो विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है समाज में उनको एक करने का काम करता है। सिटीजन एम्पावरमेंट मतलब डेमोक्रेसी ने लोगों के डिग्निटी स्वाभिमान को बढ़ावा दिया है और उन्होंने इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करने का काम किया है और देम टू पार्टिसिपेट इन रूलिंग देमसेल्फ, और वो इसमें रूल भी कर सकते हैं, एक टाइम पे वे भी पीएम तक बन सकते हैं। करेक्टिंग मिस्टेक डेमोक्रेसी अलाउ फॉर पब्लिक डिसीजन और करेक्शन टू मिस्टेक थ्रू एदर चेंजिंग डिसीजन और चेंजिंग रूल्स। और क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के द्वारा हम जो भी मिस्टेक देखने को मिलती है अलग अलग समाज के अंदर, हम उसको भी बदलने का काम कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे अब ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को बियॉन्ड इज लिमिटेड डेफिनेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की लिमिटेड डेफिनेशन देखने को मिलती है उससे आगे बढ़कर इसमें हम देखने को मिलता है क्या बताया गया है। डेमोक्रेसी कैन आल्सो बी अंडरस्टैंड मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट इन्वॉल्व कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज इफेक्ट बाय द डिसीजन। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो सोच विचार करके सहमति के द्वारा ही लिया जाएगा जिससे बेहतर डिसीजन बनकर आता है। इट कैन अप्लाई टू वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एज होल। इसको हम विभिन्न तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, फैमिली, संगठन और समाज के अलग अलग पूरे तरीके से। फर्दरमोर आगे जो डेमोक्रेसी कैन बी सीन आइडल स्टैंडर्ड दैट डेमोक्रेटिक शुड स्ट्राइव टू अचीव। मतलब इसे एक स्टैंडर्ड दर्जा दिया गया है। इट इनकम्फेज प्रिंसिपल सच एज इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एंड द अब्सेंस ऑफ हंगर एंड डिप्रिवेशन। इसमें शामिल किए गए हैं इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल एक्सेस और सभी को इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज मिले और जो अनुपस्थिति देखने को मिले हमें भूख की और डिप्रिवेशन की। While no country may fully embody this idea, it serves as a yardstick to assess and identify weakness in the existing democracy। और ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी में जो वीकनेस है वो भी है उसको भी फुल करने का काम करती हैं। डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन सिटिंग अपार्ट फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट डू नॉट रिक्वायर वाइड स्पीड इन्वॉल्वमेंट। इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता, बेटर डिसीजन देखने को मिलता है। ऊपर हमने पढ़ा था पार्टी हर एक इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जो स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है डेमोक्रेसी की वो हैंड्स ऑफ इट्स सिटीजन, वो नागरिकों के हाथों में है। एज देयर एक्शन एंड एंगेजमेंट, जो उत्साह और एक्शन देखने को मिलता है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डिटरमाइंड को फिट करने का काम करता है। पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बात क्या है, सीरिया एक स्मॉलेस्ट वेस्ट एशियन कंट्री है जो बैथ पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है। स्मॉल एलाइज एंड ओनली पार्टीज अलाउड इन द कंट्री, उसमें वही पार्टी बार बार आती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ब्लॉक्ड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पॉपुलर वेबसाइट लागू गूगल एंड याहू जैसी साइटों को वहाँ पर बंद किया हुआ, इंटरनेट को बंद किया हुआ है चाइना में। इन चाइना में द कंट्री पार्लियामेंट आल क्वांस ग्रुप रिनेम्ड दाहुई, ये नेशनल पॉपुलर कांग्रेस हैं, वहाँ पर यही पार्टी बार बार बनकर आती है। तो इस प्रकार
के डेमोक्रेटिक देश भी देखने को मिलता है, जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का सबसे छोटा यूनिट है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में इसमें लोगों की प्राथमिकता, लोगों के विकास और लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। डेमोक्रेटिक राइट्स। Introduction. In a democratic system, there are three essential elements: election, institution and the exercise of right. मतलब क्या कहा गया है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तीन एसेंशियल एलिमेंट हैं: इलेक्शन, इंस्टीट्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट। मतलब अपने अधिकारों का उपयोग करना, इलेक्शन चुनना, इलेक्शन के द्वारा कोई लीडर चुनना, इंस्टीट्यूशनल पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का अस्तित्व होना, और अधिकारों का उपयोग। द राइट कॉम्प्लीमेंट विच इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट बाय सिटीजन प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ पावर एवं द लेजिटिमेटली इलेक्टेड लीडर। जो कानूनी रूप से, सही तरीके से, वैध रूप से जो लीडर चुन के आए हैं, उनको भी ये अधिकारों का उपयोग, व्यक्तियों का, सिटीजन, आम नागरिकों के अधिकारों के उपयोग, उन पे भी लिमिट लगा कर रखते हैं, उनकी पावर पे लिमिट लगा के रखते हैं। इट थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट। मतलब क्या है कि इन राइट्स का उपयोग करके दैट सिटीजन, ये जो नागरिक हैं, वे इस्टेब्लिश द बाउंड्रीज, वो क्या करते हैं, बाउंड्री स्थापित करते हैं। एंड कॉन्स्ट्रेंट, मतलब एक प्रतिबंध, एक रुकावट पैदा करते हैं। विद इन विच लीडर मस्ट ऑपरेट इन डेमोक्रेसी, जो एक लोकतंत्र में उन जो लीडर्स हैं उनको ऑपरेट किया जा सके, उनकी पावर पे लिमिट लगाई जा सके। लाइफ विदाउट राइट, अधिकार बिना जीवन नहीं होगा। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल है प्रिजन इन ग्वांतानामो बाय। ग्वांतानामो बाय प्रिजन ऑपरेटेड बाय द यूएसए गवर्नमेंट। यूएसए गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता था। हिल्ड अराउंड 600 इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल और एक्सेस टू कोर्ट। बिना कोर्ट्स के एक्सेस के और बिना ट्रायल के 600 व्यक्तियों को कैद किया हुआ था। फैमिलीज, मीडिया एवं द यूएनए डिनाइड टू एक्सेस टू प्रिजन। मतलब वहाँ पर किसी को परमिशन नहीं थी उनको मिलने तक। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ टर्नट दैट रिपोर्ट वोलेट यूएसए लॉ। मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने इस चीज़ को दिया भी, लेकिन यूएसए गवर्नमेंट ने इसे इनकार कर दिया कि ये उल्लंघन नहीं है। तो इस तरीके से अगर अधिकार नहीं हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है। सिटीजन राइट इन सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है कि सिटीजन हैव लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उनके पास वे राजनीति में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनके पास लिमिट है। ड्यू टू एब्सोल्यूट पावर हेल्ड बाय हेरिडिटरी किंग। मतलब जो पूरी पावर है वहाँ पर जो हेरिडिटरी किंग है, मतलब जो उनके दादा, उनका बाप जो इस तरह पूरी पावर लेते आए हैं, वही शासन वहाँ पर चल रहा है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉर्मिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मीडिया सेंसरशिप एंड नो फ्रीडम टू रिलीजन। मतलब वहाँ पर आज़ादी नहीं है, ना तो वो पॉलिटिकल्स में भाग ले सकते लोग, और वहाँ पर मीडिया सेंसरशिप लगाई हुई है, और रिलीजन का आज़ादी भी नहीं है, वो धर्म को अपनी आज़ादी, अपने त्यौहार नहीं बना सकते। वुमेन फेस सिग्निफिकेंट पब्लिक रिस्ट्रिक्शन एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है वहाँ पर। एथिक मिसकैरी इन द कोसावो। मतलब क्या है कि जो मिलोसेविक के लीडरशिप के अंतर्गत क्या देखा गया कि सर्बियन की जो सेना है उन्होंने टारगेट किया अल्बेनियंस को, और उन्होंने किल किया बहुत सारे 1000 लोगों को, वहाँ से हटा दिया गया। जब इंटरनेशनल इंटरवेंशन, जब अंतर्राष्ट्रीय दखल हुई, तो जो इट अल्टेड द मैस्करी लीडिंग टू बेसिकली लूजिंग पावर इन फेसिंग ट्राई अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो मानवता के खिलाफ जो क्राइम कर रहे थे तभी उनका सामना किया गया। तो अधिकार नहीं हो तो लोगों के साथ क्या हो सकता है, देख सकते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ राइट। अधिकारों का कंसेप्ट क्या है? राइट आर एसरेशन। मतलब अधिकार क्या है कि अधिकार आत्म से भरा एक दावा है, ये एक डिमांड है जो इंडिविजुअल के द्वारा की जा सकती है, किसके अवर अदर्स सोसाइटी या गवर्नमेंट या सोसाइटी पर।
राइट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट अधिकारों के साथ आते हैं। टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर, जो दूसरे व्यक्ति उनके भी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। शुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन्फ्रिंज, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपॉन देम, उन पर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स, ये रिजनेबल क्लेम्स है। दैट शुड अवेलेबल टू द अदर इन द इक्वल मेजर, सभी को एक तरफा मापना चाहिए। The meaning and validity of right are derived from the recognition and acceptation of society। अगर आपको अधिकारों को वैलिड रखना, आपके अधिकार अब माने जाएँ तो आपको एक निश्चित पहचान वहाँ पर रखनी पड़ती है अपने समाज के अंदर। When socially recognized claim are incorporated into the law, जब सोशली आप शामिल होते हो, क्लेम करते हो अपने राइट को उस समाज के अंदर, तो दे गेन लीगल इन्फोर्समेंट एंड इंडिविजुअल कैन सीक प्रोटेक्शन रेमेडीज फॉर वोल्टेशन। मतलब अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके उपचार के लिए वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। वोलेशन ऑफ राइट, जो अधिकारों का उल्लंघन है, पाया जाता है जब गवर्नमेंट फेल टू अपहोल्ड देम, जब उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने में फेल हो जाती हैं। एंड इंडिविजुअल कैन अप्रोच कोर्ट फॉर जस्टिस, और व्यक्ति जस्टिस पाने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक जा सकता है। मोरल राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनके अधिकार, नैतिक अधिकार स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रखते हैं। बट लीगल राइट गेन इन्फोर्समेंटली व्हेन इनकम्यूटेड इनटू लॉ, और ये लॉ के द्वारा उनको मिले हुए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ राइट अधिकारों का क्या महत्व देखने को मिलता है कि राइट है ये इंश्योर करते हैं सिटीजन की पार्टनरशिप को, देश के अंदर एक व्यक्ति की भागीदारी, पॉलिटिक्स के अंदर उसकी भागीदारी, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। प्रोटेक्ट मिनोरिटीज़, और जो वहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, जिनकी जनसंख्या कम है एक समुदाय की, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंड सर्व एज ए चेक अगेंस्ट गवर्नमेंट इन्फ्रिंजमेंट, और जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी उल्लंघन किया जा रहा है उसको भी अंडर लेकर आते हैं, चेक करते हैं इस चीज़ को भी। दिस राइट इनेबल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टू टेक प्लेस फॉलोइंग सिटीजन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भाग ले सकते हैं, उनको बना भी सकते हैं, और उन एक्टिविटीज़ में उत्साहित रूप से शामिल हो सकते हैं। तो क्या अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? राइट जो फंडामेंटल मूलभूत है हमारी लाइफ के लिए, जो स्पेशल स्टेटस दिखाते हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है, जो निम्नलिखित हैं। देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। राइट टू इक्विटी, मतलब हमारी समानता का अधिकार दिया हुआ है, हमें बराबरी का दर्जा मिलेगा। राइट टू फ्रीडम, हम कुछ भी भाषण दे सकते हैं जो एक समाज के अंडर में हो, उसमें आज़ादी मिली है। अगर हमारे साथ कोई भी धर्म जाति डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके जो एक्सप्लेनेशन होता है तो हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करने का अधिकार दिया हुआ है संविधान के अंदर। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, हमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए हुए हैं हमारे से। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने भी बैकबोन कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उनको अधिकार देता है कि अगर उनमें से कोई भी अधिकार उसका उल्लंघन किया जा रहा है इन सब में से, तो वो कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की मांगेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का परिणाम क्या देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट के बाद क्या होता है कि अगर हमारे 90 मार्क्स आए हैं, अगर किसी दूसरे के 90 मार्क्स नहीं आए हों तो हमारी वैल्यू हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी के दूसरे के 98 मार्क्स आए हों, हमारे 90 हो, तो हमारी 90 मार्क्स की वैल्यू 0 के बराबर हमारी वैल्यू नहीं होती। तो उसी प्रकार से हम देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी की तुलना की जाएगी, एक असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से, जैसे कि डिक्टेटरशिप है या अदर अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसके द्वारा। तो हम देखने को मिलता है क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम चलो इसके इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देयर इज़ ए नीड टू असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमें
डेमोक्रेसी का मूल्यांकन करना ज़रूरी है एंड द रिक्वायर क्वेश्चन और राइज उठते हैं जो क्वेश्चन डेमोक्रेसी के बारे में एंड वेदर इट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन रियलिटी। क्या ये वास्तविकता में हमारी जो आशा है, जो हम सोचते हैं, इससे हमारी जो डिमांड है, क्या हमारी ये सब रियलिटी वास्तविकता में पूरा करती है कि नहीं। ये देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट इन विच आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी एग्जामाइंड। हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग एस्पेक्ट ले सकते हैं, तुलना कर सकते हैं डेमोक्रेसी की और इसे एग्जामाइंड कर सकते हैं, इसका परिणाम घोषित कर सकते हैं। इंक्लूडिंग द परीक्षा ले सकते हैं। किसमें इसमें परीक्षा लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक वेलबींग को, इनक्वालिटी को, सोशल डिफरेंस को और कॉन्फ्लिक्ट और फ्रीडम एंड डिग्निटी को। तो इन सब को इंक्लूड करते हुए हम इसके इंट्रोडक्शन से हम बात समझते हैं कि हम क्या समझने वाले हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में। तो क्या है असेसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आउटकम, मतलब डेमोक्रेसी का मूल्यांकन करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव बिकॉज, मतलब बाकी डिक्टेटरशिप और अदर अल्टरनेटिव से बेटर क्यों है, क्योंकि इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, क्योंकि ये क्या करती है, ये लोगों के बीच एक समानता का भाव पैदा करती है, प्रमोट करती, इसे बढ़ावा देती है। इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के स्वाभिमान अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देती है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और क्या है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो किसी कोई व्यक्ति एक हाथों में पावर होती नहीं है, ये सब लोगों के हाथों की पावर है। तो इसके द्वारा डिसीजन जो लिया जाएगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, ना कि सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड। मतलब ये सिर्फ डिसीजन लिए नहीं जा रहे, इसमें क्वालिटी भी देखी जा रही है, एक अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है। प्रोवाइड मेथड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, और इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग धर्मों, अलग अलग कास्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो डेमोक्रेसी उन्हें सुलझाने का काम करती है। अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक, अगर किसी ने पहले किसी सरकार को चुन लिया है तो उसे हटाने का अधिकार भी इसमें मिलता है, तो अपनी गलती को सुधारने का मौका भी इसके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन आर अराइज्ड, क्वेश्चन क्या उठाया जाता है कि जो एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी की वो महसूस की जाती है, प्रैक्टिस या नोट, क्या वो जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है वो होती है या नहीं, जो हम आशा लगाए बैठे हैं डेमोक्रेसी से क्या वो होगा या नहीं। तो वाइल पीपल जनरली सपोर्ट डेमोक्रेसी, जबकि जो लोग हैं ना आमतौर पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और अदर फॉर्म द गवर्नमेंट, जो बाकी बची हुई गवर्नमेंट के जो फॉर्म बनते हैं जैसे डिक्टेटरशिप या कोई अल्टरनेटिव और भी है जो उनके द्वारा, उससे ज़्यादा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। दिस आफ्टर डिससेटिस्फेक्शन विद द इट्स एक्चुअल फंक्शन, क्या अक्सर डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है एक्चुअल में जब फंक्शन काम चलेगा इससे। तो क्या है देख सकते हैं हम, इट क्वेश्चन वेदर ए प्रेफरेंस ऑफ द डेमोक्रेसी स्लोली बेस्ड ऑन द मोरली रीजन इफ देर आर प्रैक्टिकल रीजन एज वेल, मतलब क्या है इसमें नैतिकता कारण भी और प्रैक्टिकल कारण भी दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं हम डेमोक्रेसी की प्रेफरेंस के रूप में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इट एक्नॉलेज ऑफ द डेमोक्रेसी डिफर इन सोशल सिचुएशन, क्या ये डेमोक्रेसी अलग है सोशल सिचुएशन को एक्नॉलेज करने में, इकोनॉमिक अचीवमेंट में, कल्चर लीडिंग टू वेरिंग आउटकम्स में। वाइल डेमोक्रेसी क्रिएट कंडीशन, ये अलग अलग क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे। वाइल डेमोक्रेसी क्रिएट्स कंडीशन फॉर एक्वायरिंग गोल, सिटीजन मस्ट टेक एडवांटेज फॉर दिस कंडीशन एंड वर्क टुगेदर अचीविंग देम, क्या इससे कोई जो कंडीशन है हम अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, या सिटीजन मस्ट टेक एडवांटेज, इन कंडीशन से व्यक्ति लाभ उठा सकता है, इसे जरूर उठाना चाहिए। एंड वर्क टुगेदर अचीविंग देम, और एक साथ तो वर्क को बढ़ा के हासिल किया जा सकता है। देयर इज ए नीड फॉर केयरफुल एनालाइज ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसमें हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक एक्सपेक्टेशन जो भी हैं उसका एनालाइज करना होगा। रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी टू गेन ए रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल लिमिटेंस, हमें इसकी जो एनालाइज करेंगे तो हमें डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड से हमें प्राप्त होगा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इसकी क्या पोटेंशियल है डेमोक्रेसी की और क्या लिमिटेशन है उसको देखने को मिलते हैं हमें। तो देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का एम होता है कि वो प्रोवाइड करे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हालांकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी की वो अचीव की जाती हैं इनके आउटकम्स के वेरीज, मतलब अलग अलग आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है, डेमोक्रेसी सीक्स टू प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल टू सिटीजन, मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को
सिटीजन के लिए जवाबदेही होना चाहिए, ऐसी सरकार हो। देयर इज अचीव्ड थ्रू मैकेनिज्म सच ए रेगुलर फ्री इलेक्शन विच फ्लो चूज द रूलर। मतलब क्या है कि इसमें साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए जिसमें कोई करप्ट नहीं होना चाहिए और इसमें रूलर द्वारा चुनी गई सरकार ही होनी चाहिए। एडिशनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो प्रोसीड्यूर एंड नॉर्म्स। मतलब क्या है, ये प्रोसीड्यूर्स एंड नॉर्म्स से जो भी इसकी क्रियाएं हैं और जो भी मानक हैं उसको तय किया जाता है। अलोविंग सिटीजन टू एग्जामाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। और इसमें क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिलती है हमें। और क्या है देख सकते हैं हम, रिस्पॉन्स मतलब हाउएवर अलाके डेमोक्रेसी हैव रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को शेयर भी किया जाता है और इंश्योर किया जाता है फॉर अकाउंटेबिलिटी को। जवाबदेही तो होती है लेकिन इसमें नॉट इफ़िशिएंट की बात भी रखी गई है कि इतनी ज़्यादा इफ़िशिएंट भी नहीं होती है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब डेमोक्रेसी का एम होता है कि वो रिस्पॉन्स हो, जो भी लोगों की नीड है और जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है सरकार से उनको पूरा किया जाए। और डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन डिलिब्रेशन। मतलब विचार विमर्श से, नेगोशिएशन एंड पब्लिक ओपिनियन से ही डिसीजन मेकिंग लिया जाए। वाइल जब कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टेक लॉन्गर टू रीच डिसीजन ड्यू टू दिस प्रोसेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन एंड एडहेरेंट प्रोसीड्यूर कैन रिजल्ट इन डिसीजन दैट मोर एक्सेप्टेबल एंड इफेक्टिव। तो ये क्या कर सकता है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लंबे समय तक रहती है और अपने डिसीजन को इस प्रोसेस के द्वारा लेती है, तो जो इसमें जो प्रक्रिया है उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल और इफ़ेक्टिव माना जाएगा क्योंकि सभी लोगों के विचार विमर्श से ही ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि जो डेमोक्रेटिक है वो अक्सर फेल हो जाती है ऑफ फुली मीटिंग द नीड ऑफ डिमांड ऑफ पीपल। लोगों की पूरी ज़रूरतों को और मांग को पूरा करने में। एंड द करप्शन आर हैंडल रिस्पॉन्सिबल। और इसके पीछे करप्शन भी एक मेन कारण भी देखने को मिलता है रिस्पॉन्सिबनेस के अंदर भी। लेजिटिमेसी क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज द लेजिमेट। मतलब इसका लेजिमेंट का मतलब होता है एक ट्रस्ट, एक लॉ के द्वारा कानून शासन चलाना। तो डेमोक्रेटिक के अंदर लॉ फील होता है, मतलब लॉ के द्वारा ही कानून चलाया जाता है, जैसे क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, पॉलिटिकल लॉ, सब इसके द्वारा ही होता है। बिकॉज इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। इसमें लोगों की इच्छाओं को पूरा प्रस्तुत किया जाता है, पहचाना जाता है। डिस्पाइट पोटेंशियल इनएफिशिएंट, ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते, इसके बजाय शॉर्ट कमिंग। एंड पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी, इसके बजाय लोग क्या सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। एज द प्रेफर्ड रूल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, क्योंकि जो रूलर है वो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया गया है। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट अनाउंस स्पोर्ट एंड सिग्निफिकेंट आउटकम। डेमोक्रेसी ही अपने स्पोर्ट और सिग्निफिकेंट आउटकम के साथ एबल है। People believe in sustainability of democracy and their country contribute to its legitimacy. पीपल विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी की सस्टेनेबिलिटी और उनके कंट्री के कंट्रीब्यूट और इसकी लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है जो क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, पॉलिटिकल लॉ, इन सब का इसमें पालन देखा जा सकता है कि डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल। मतलब जो डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, ये हमारा SDC टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 का डेटा उठाया हुआ है, यहाँ से ये सोर्स है। तो इसमें कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हैं श्रीलंका के लोग 71%। दूसरे नंबर पे आते हैं इंडिया के लोग, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे बांग्लादेश के लोग, और फिर चौथे नंबर पर नेपाल के, जो साउथ एशिया का डाटा है। पाँचवें लास्ट में आते पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान इसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानता डेमोक्रेसी को। और सम टाइम डिक्टेटरशिप इज़ बेटर, कहते हैं कि कभी कभी डिक्टेटरशिप अच्छी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही हैं। और बाद में ये बांग्लादेश 6, इंडिया 9 और नेपाल 10, पाकिस्तान 14 और श्रीलंका 11। और कहते हैं कि डज़ नॉट मैटर टू मी, मतलब लोगों को मतलब नहीं कुछ भी हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान के 49% लोग मानते हैं कि उन्हें मतलब नहीं है कि कौन सा भी शासन आए। तो इंडिया के लोग 21 हैं और बांग्लादेश के 25, नेपाल के 28 और श्रीलंका के 18। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकता होती है कि वो किस टाइप की डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, डिक्टेटरशिप को चाहते हैं, या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इस चीज़ का डाटा दिखाया गया है ये। अब हमारे पास रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो देख सकते हैं हम क्या है कि डेमोक्रेसी
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है और डेमोक्रेसी से क्या एक्सेप्ट किया गया है कि वो डेवलपमेंट करेगा, परंतु जो एविडेंस है वो दिखाते हैं कि बहुत सी डेमोक्रेसी हैं जो एक्सेप्टेशन को फुलफ़िल नहीं करती। एक औसतन देखा गया है कि जो डिक्टेटरशिप है वो उसका जो हायर रेट देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर कंपेयर किया जाए डेमोक्रेसी से। अगर हम एनालाइज करें 1950 से 2000 के बीच के डाटा को तो हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन साइज़ क्या होगी, ग्लोबल सिचुएशन क्या होगी, करप्शन कैसा है कंट्री का, और इकोनॉमिक प्रायोरिटी किसकी तरफ दी गई है कंट्री के द्वारा। ये सभी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस दिशा में होगा। जैसे टेबल देखी गई है, इसमें रेट दिया हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का डिफरेंट कंट्री का 1950 से 2000 के बीच में। तो देख सकते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ जितने भी डेमोक्रेटिक रिजीम है उनका 3.95, डिक्टेटरशिप वाले का थोड़ा ज़्यादा है 4.4542, और पुअर कंट्रीज़ जो डिक्टेटरशिप के अंदर चल रही है उसका 4.34, और जो पुअर कंट्री जो डेमोक्रेसी के अंदर चल रही हैं 4.28। मतलब इसमें पुअर कंट्रीज़ वाले में इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं। 2000 के बाद हमें देखने को मिलता है कुछ अच्छा रिकॉर्ड। ये डाटा हम दे सकते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस 2000 के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया था। ये आगे हम जानते हैं ये दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहारा देने वाले हैं जो फैक्टर वे कम्प्लेक्स्ड हैं जो कंट्रीब्यूशन देंगे, अकेले रूप से गवर्नमेंट के तौर पर जो गवर्नमेंट की टाइप है उसके तौर पे देखे जा रहे हैं। ये तो डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलपमेंट कंट्री एंड डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। मतलब जो रेट देखने को मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो लेस डेवलप जो कंट्री हैं और जो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वो नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा है हमें। डेमोक्रेसी अलोन इज नॉट गारंटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी को अकेले तौर पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी के तौर पर नहीं दे सकते। हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है कि डेमोक्रेसी शुड नॉट लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किसी भी कारण से वो पीछे नहीं है डिक्टेटरशिप के। डिस्पाइट पोटेंशियल वेरिएशन इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी ऑफर सर्वल अदर पॉजिटिव आउटकम्स दैट शुड कंसिडर इवेल्युएटिंग एफिशिएंट एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पोटेंशियल इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियल के बजाय डेमोक्रेसी के अंदर और भी अदर अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं जो इस गवर्नमेंट के फॉर्म के रूप में इसकी इफेक्टिवनेस को दिखाते हैं। हम देख सकते हैं इनक्वालिटी इन इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज़ में जो नेम ऑफ द कंट्रीज़ हैं ये, और परसेंटेज शेयर ऑफ इनकम शेयर टॉप 20% और बॉटम 20%। साउथ एशिया में जो टॉप 20% उसके पास 65% ही नेशनल इनकम है, जबकि बॉटम के पास सिर्फ 2.9। ब्राज़ील में देख सकते हैं 63 और बॉटम पे 2.6। रूसिया में देख सकते हैं 53.5%। देख सकते हैं हम कि यूएसए में 50% टॉप 20% के पास है संपत्ति और 4.4 बॉटम 20% के। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी, यहाँ पर भी इसी तरह का आंकड़ा देखा जा सकता है। इशू ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एंड इनक्वालिटी विद इन डेमोक्रेसी। मतलब क्या कहा गया है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और इनकम इनक्वालिटी देखने को मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो उसका क्या मुद्दा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब क्या है, इट इज़ ए रीजनेबल टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। मतलब क्या कहा गया है कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी से ये लगा रहे हैं कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करेगा, तो ये बहुत ही कम होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत कम होता है कि वो कम हो। एंड इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अमंग ऑल सिटीजन। डेमोक्रेसी में ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो सभी वेल्थ और अपॉर्चुनिटी सभी के बीच इंश्योर की जाए, सभी के बीच लोगों के बीच एक समान बांटी जाए। पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी वेयर ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो देखने को मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति के वोट की कीमत और रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू एक समान बराबर होती है।
However, parallel to this political equality, there is a growing trend of economic inequalities. मतलब क्या है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन इनकम इक्वलिटी या इकोनॉमिक इनक्वलिटीज़ का लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है। विद ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल, छोटी सी जो संख्या है लोगों की वो तो बहुत ज़्यादा अमीर है, जबकि बाकी गरीब हैं, और ये जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल है वो उनके पास डिस्पोर्शनेट शेयर है वेल्थ और इनकम का। डिक्लाइनिंग इनकम फॉर द बॉटम स्ट्रेटा, मतलब दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के नीचे तबके के हैं, पुअर और गरीब, वे फेस करते हैं इनकम और स्ट्रगल उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी, जैसे फूड, क्लॉथ, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर। लिमिटेड सक्सेस इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। मतलब देखा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करी है इकोनॉमिक इनक्वालिटी को कम करने में। डिस्पाइट द लार्ज पोर्शन ऑफ पुअर वोटर्स, डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ्टन डू नॉट प्रायोरिटाइज एड्रेसिंग पॉवर्टी एज एक्सेप्टेड। मतलब जो गवर्नमेंट चूज की जाती है लोगों के द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज की जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, इनका प्रायोरिटीज़ नहीं रखता कि वो गरीबी कम करे, इनका मकसद इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। द सिचुएशन कैन बी इवन वर्स, सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है इन द सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में विद ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग, जहाँ पर महत्वपूर्ण जो भाग लोगों का रह रहा है गरीबी में देखने को मिलते हैं। और क्या करते हैं कि सेवरल पुअर कंट्रीज़ हैं जो ये इस प्रकार की, वो इनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो अमीर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड हैं अपनी बेसिक ज़रूरतों और फूड सप्लाईज़ के लिए भी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, मतलब हमें सोशल डाइवर्सिटी की क्या, तो देख सकते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी की समाधान क्या है। इट इज़ ए फेयर एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी शुड लीड टू हार्मोनियस सोशल लाइफ। मतलब क्या है, इसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि डेमोक्रेसी है उससे आशा लगाई जाती है कि वो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि वो सही तरीके सब कुछ सही करेगी, समाधान निकालेगी सोशल डिवीज़न का भी। तो डेमोक्रेसी आर कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग वेरियस सोशल डिवीजन आर डिफरेंस। डेमोक्रेसी कैपेबल है इस चीज़ को एकोमोडेटिंग करने में, इस चीज़ का समाधान निकालने में जो समाज में अलग अलग डिवीजन देखने को मिलता है। दे डेवलप प्रोसीड्यूर ऑफ टू कंडक्ट कंपटीशन, और ये अलग अलग वर्ग क्या करते हैं, ये कंपटीशन की भावना को विकसित करते हैं, जो विच रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ टेंशन बिकम एक्सप्लोजिव और वॉयलेट, जो क्या होते हैं कि टाइम के साथ ये वॉयलेट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी संभावना ज़्यादा वॉयलेटिंग की तरफ होती है। Respecting and negotiating difference, while no society can completely resolve conflict among different groups, कि पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट को सोल्व नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेसी कैन फास्टर रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस। डेमोक्रेसी इसको करने का काम करती है, इस मैकेनिज़्म को सोल्व करने का काम करती है। डेमोक्रेसी इज वेल स्टिल प्रोड्यूस द आउटकम्स, और क्या करती है, अच्छी तरीके से इस परिणाम को निकाल कर लेती है। हैंडलिंग सोशल डिफरेंस, डेमोक्रेसी आर बेटर इक्विपेड, डेमोक्रेसी को एक बेहतर उपकरण माना गया है नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम से, जो हैंडल करता है सोशल डिफरेंस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट को। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स अक्सर सप्रेस और इग्नोर कर देते हैं इंटरनल सोशल डिफरेंस को, जबकि जो डेमोक्रेसी है वो एक्नॉलेज करती है और सोल्व करने का काम करती है। एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका हाईलाइट करते हैं दो नेसेसरी कंडीशन डेमोक्रेसी के अंदर जो सोशल लाइफ को हार्मोनियस पहुँचा देते थे। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपल रूल ऑफ मेजोरिटी ओपिनियन, ये सिर्फ जो मेजोरिटी ओपिनियन उनका ही रूल नहीं होता, इसमें मेजोरिटी मस्ट वर्क विद द मिनोरिटी टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू, उसमें मिनोरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, उनके व्यू देखे जाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द मेजोरिटी एंड मिनोरिटी ओपिनियन आर नॉट
परमानेंट, मतलब ये जो मेजोरिटी और मिनॉरिटी के ओपिनियन है वो भी परमानेंट नहीं होते, और जो मिनॉरिटी है वो मेजोरिटी में चले जा सकते हैं, मेजोरिटी वाले मिनॉरिटी में जा सकते हैं। जैसे सरकार का बदला करना, तो क्या है हमारे विचार में, जैसे बीजेपी अच्छी थी, अगली बार हम कांग्रेस को वोट दे दे तो, और अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या होगा, सरकार जो मिनॉरिटी में थी तो मेजोरिटी में हो जाएंगे लोग, और जो मिनॉरिटी मेजोरिटी में, इस तरीके से हम देखने को मिलता है हमें। जो रूल ऑफ मेजोरिटी शुड नॉट बेस्ड सोली ऑन फैक्टरल रिलीजन फेस लैंग्वेज, मतलब ये सिर्फ धर्म, जाति, भाषा, इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। डेमोक्रेसी रिमेन इंक्लूजिंग एज लॉन्ग एज डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप हैव द अपॉर्चुनिटी टू फ्रॉम मेजोरिटी टू वेरियस टाइम। इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन द ब्रीथ एंड माइंड द एकोमोडेशन नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी, और ये समाधान सोल्व करना डेमोक्रेसी के जन्म पर ही होता है, निर्धारित किया जाता है। डेमोक्रेसी इज सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रमोटिंग ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी क्या है, इसे सुपीरियर माना गया है, और जो बाकी फॉर्म है गवर्नमेंट के उनसे, ये लोगों की डिग्निटी और इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है। द पैसन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम फॉर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें स्वतंत्रता और आज़ादी और सम्मान मिलता है। रिकोनाइजेशन ऑफ इक्वलिटी, डेमोक्रेसी रिकोनाइज करती है एटलीस्ट इन प्रिंसिपल इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्ति की समानता के ऊपर है। हालांकि इसमें जो पहचान है रिकोनाइज किए जाते हैं डिफरेंट डेमोक्रेसी के अंदर, स्पेशली इन सोसाइटी हिस्टोरिकल बिल्ड ऑन द सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, मतलब जैसे कि किसी की डोमिनेशन कैसी रही है, किसी को नीचा देखा जाता है, तो डेमोक्रेसी के अंदर वेरियस कंडीशन देखी जा सकती है लोगों के बीच, तो उस स्थिति को सुधारने का काम करता है डेमोक्रेसी, और लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का काम करता है। वुमेन डिग्निटी, अगर कोई स्टेज नहीं मिलता तो क्या है, व्यक्ति भी अपनी इच्छा से कोई मांग नहीं कर सकते। वुमेन डिग्निटी, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो वुमेन ने अब ग्रेट अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट मिला है, वुमेन जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो आवश्यक माना गया है, उसे देखा जा सकता हमें। वाइल चैलेंजिंग प्रसिस्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग फॉर दिस, देख सकते हैं हम कि इसमें जो प्रिंसिपल अपनाए गए हैं वुमेन को और ज़्यादा एम्पावर करने में और उनके अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करने में। तो कास्ट इनक्वालिटी भी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम एट डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन कास्ट फॉर द इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर स्ट्रेंथ रखता है, और लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिले हैं हमें, जो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाते हैं। ऑल थ्रू कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी, जो कास्ट के आधार पर जो असमानता देखने को मिलती है, और जो एट्रिसाइड अत्याचार देखने को मिलता है, वो अभी भी हमें एग्जिस्ट देखने को मिलता है। दे लैक मोरल एंड लीगल फाउंडेशन ड्यू टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और इसमें हमें नैतिकता और कानूनी का जो आधार है उसकी कमी देखने को मिल रही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के दौरान भी। आगे देख सकते हैं कि जो सिटीज़न जो व्यक्ति हैं उनका जो एक्सपेक्टेशन था डेमोक्रेसी के प्रति, और जो क्रिटिसिज्म निकल कर आया है डेमोक्रेसी की ओर, तो क्या देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी से हमने आशा लगा रखी थी, उसके साथ ही हमें अलग अलग क्राइटेरिया भी, जो क्रिटिसिज्म भी पैदा हुए हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी इज़ द कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस एग्जामिनेशन, इसका लगातार डेमोक्रेसी की लगातार परीक्षा ली जाती है। वेयर एज वन टेस्ट इज पास अनदर इमर्ज, अगर इसको एक परीक्षा इसने पास कर ली तो अगली परीक्षा इसके लिए खड़ी रहती है। पीपल एज दे एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों को महसूस होते हैं डेमोक्रेसी के फ़ायदे, और सीक्स टू इम्प्रूव इट फर्दर एंड हैव इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन, और उनकी इसको सुधारने की और आगे भी एक्सेप्टेशन से बढ़ जाती है लोगों की। द फैक्ट दैट पीपल एक्सप्रेस कंप्लेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी इट सेल्फ टेस्टमेंट टू इट्स सक्सेस, मतलब क्या है कि लोग इसकी कंप्लेंट भी करते हैं और लोगों को असंतुष्टि भी होती है कई बार डेमोक्रेसी से, और इसके प्रति लोग इसको प्रूव करने में भी सक्सेस रहे हैं। इन डेमोन्स्ट्रेट दैट पीपल डेवलप अवेयरनेस, लोगों ने दिखाया है कि विकसित जो जागरूकता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट मोर, कि उनकी योग्यता है कि वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, एंड कैपेसिटी टू क्रिटिकली एक्सेस दोज इन पावर, और ज़्यादा मूल्यांकन हासिल कर सकते हैं इस पावर के अंदर। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू सीजन,
पब्लिक का जो एक्सप्रेशन है उस असंतुष्टता से वो देखा जा सकता है कि कैसे इंडिविजुअल को सब्जेक्ट टू एक्टिव सिटीजन की तरफ ले जाया जाए। और इसी तरीके से डेमोक्रेसी एक विचार, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है और यही इसकी विशेषता